हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज के अनुवाद का नियम मैं बता चुका हूँ। आज आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम को बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी भाषा में आप देखिए तो आप ध्यान दीजिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, कुछ वाक्य इस तरह के होते हैं, जैसे क्या बच्चे खेलते हैं, क्या वह अंग्रेजी सीखता है। मतलब ऐसे वाक्य जिनका उत्तर या तो यस या तो नो, या तो हाँ या तो नहीं में आप दे सकते हैं। जैसे क्या वह अंग्रेजी सीखता है, इसका उत्तर हम हाँ कह सकते हैं या ना कह सकते हैं। जैसे क्या वह पढ़ता है, हाँ पढ़ता है, नहीं नहीं पढ़ता है। क्या वह दौड़ता है, क्या वह खेलता है। इस तरह से आप लोग देखें तो आप लोगों को एक चीज़ ये मतलब आपको प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले प्रकार का जो वाक्य है इस तरह का है, क्या से शुरू होता है। क्या बच्चे खेलते हैं, क्या वह अंग्रेजी सीखता है, क्या आप लोग रोते हो, क्या तुम लोग संस्कृत पढ़ते हो, क्या आप फुटबॉल खेलते हो, क्या वह स्कूल जाती है, क्या सीता भोजन पकाती है। इस तरह से आप इन वाक्यों पर गौर करें तो हर एक वाक्य, हर एक प्रश्नात्मक वाक्य क्या से शुरू होता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। हम इनका अनुवाद करने के लिए टेंस के नियमानुसार इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं उनको हम पहले लिख देते हैं। ये पहला नियम है। हम डू या डज पहले लगा देंगे, डू या डज के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आते हैं। ये पहला नियम है, ये पहले प्रकार का वाक्य है। ध्यान रहे बच्चों कि वाक्य जब क्या से शुरू होता हो, जैसे क्या वह गणित पढ़ता है, क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। इस तरह से तमाम वाक्य, किसान खेत जोतता है, क्या वह अपना काम करता है। इस तरह से क्या वह अपना पाठ याद करता है। आप देखें तो प्रत्येक वाक्य क्या से शुरू होता है। इस तरह से आप इनका अनुवाद करने के लिए डू या डज पहले लगाएं। ध्यान रहे बच्चों कि डू और डज ये सब्जेक्ट के नंबर पर लगेंगे। सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में है तो हम डू लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो हम डज लगाएंगे। जैसे क्या बच्चे खेलते हैं, यहाँ बच्चे प्लूरल है, सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है यहाँ डू लगाइए। डू चिल्ड्रेन प्ले। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए।
यहाँ देखिए, क्या वह अंग्रेजी सीखता है, इसका अनुवाद होगा डज। वह सिंगुलर नंबर में है, एक वचन करता है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे, डज ही। डज, डज के बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन। ये पहला नियम है। दूसरे तरह का वाक्य देखिए कि वह प्रश्नवाचक वाक्य क्या से नहीं शुरू होता। दूसरे तरह का जो वाक्य है वह क्या से नहीं शुरू होता, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे वह कब उठता है, उठता है। वे क्या खाते हैं। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, इन वाक्यों को देखो तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद आया है। ऐसी स्थिति में हमारा नियम थोड़ा सा बदल जाता है। हमारा नियम तब इस तरह से होता है, तब हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम डू या डज लगाते हैं। डू या डज के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यदि है तो, नहीं है तो अदर वर्ड हैं, तब हम प्रयोग करते हैं। आप लोग ज़्यादा गौर ये करिए। आप सबसे पहले इस तरह के वाक्य, वह कब उठता है, वे क्या खाते हैं, वो बच्चा क्यों रोता है, वह कहाँ जाती है, इस तरह से आप इन वाक्यों को ध्यान में रखें तो आपका वाक्य इस तरह से हो जाता है। अब हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। जैसे पहला वाक्य है, वह कब उठता है, व्हेन पहले लगाएंगे। अब कर्ता देखेंगे कौन उठता है, वह, तो वह को हम वह का नंबर देखेंगे। वह सिंगुलर नंबर में है तो हम डज लगाएंगे, व्हेन डज। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे ही, व्हेन डज ही गेट अप। यह मैं पहले बता चुका हूं कि निगेटिव सेंटेंस में भी अब भी दोहरा देता हूं कि कर्ता एक वचन है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। अब आइए देखिए, वे क्या खाते हैं, इसका अनुवाद देखिए। अगर ये क्या यहाँ होता, सब्जेक्ट के पहले होता, वाक्य की शुरुआत क्या से होती, तब हम क्या की अंग्रेजी ना लिखते। बट यहाँ पर देखिए, वे क्या खाते हैं, वे क्या खाते हैं, इसका मतलब है कि क्या की अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा। वाक्य के बीच में आया है तो हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, वे बहुवचन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखें बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे व्हाट के बाद। डू के बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे दे, व्हाट डू दे ईट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम हुआ। तो इसी तरह से आप भी अनुवाद करें। और अब देखिए
तीसरे तरह का वाक्य, तीसरे तरह के वाक्य में आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कुछ वाक्य में इस तरह से प्रश्न बनता है कि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट होता है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? यहाँ पर आप देखें बच्चों तो ऑब्जेक्ट तुम्हें है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, कौन पढ़ाता है यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट स्वयं कौन प्रश्नवाचक शब्द भी है और सब्जेक्ट भी है। आप लोग ध्यान दीजिए कि जब इस तरह का प्रश्न बने, जब इस तरह का प्रश्न आए, मतलब कौन की अंग्रेजी हु होती है। संक्षेपतः ये आप समझिए कि हु स्वयं कर्ता होता है और एक वचन कर्ता होता है, बहुवचन कर्ता नहीं होता। तो जब हु स्वयं कर्ता होता है, अब यहाँ हम हु पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा कि ये तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग देखो, आप ये तुम्हें ऑब्जेक्ट है। कौन का उत्तर सब्जेक्ट होता है, कौन पढ़ाता है, तो कौन के उत्तर में ना तुम्हें आएगा ना अंग्रेजी आएगा। आप लोग गौर कीजिए कि क्या और किसको का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। किसको पढ़ाता है? तुम्हें। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग थिंग, अजीवित वस्तु जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो जीवित वस्तु होती है वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए कौन शब्द जो आता है, जब कौन का प्रश्न रहता है तो कर्ता कौन के लिए ही, मतलब कौन कर्ता के लिए ही, कर्ता के स्थान पर ही रखता है। अगर हम या यूं कहिए कि कौन का उत्तर कर्ता होता है और जब स्वयं कौन प्रश्न बन जाता है तो कर्ता रखने की जरूरत नहीं होती है, कर्ता आता ही नहीं। क्यों कि अगर कर्ता होता तो कौन का प्रश्न ही नहीं बनता। इसलिए कौन स्वयं कर्ता होता है। और अंग्रेजी भाषा में हमेशा याद रखिए कि हिंदी में कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है, दोनों होता है, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज हु हमेशा एक वचन होता है। यद्यपि इसका उत्तर एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए इस बात को कि अंग्रेजी भाषा में जब हु लगाएंगे तो यह एक वचन ही होता है। इसका उत्तर जो होगा वह बहुवचन भी हो सकता है, एक वचन, परंतु हु स्वयं एक वचन होता है। और यहाँ देख रहे हैं आप कि हु आ गया, इसके बाद कोई कर्ता नहीं है, हु स्वयं कर्ता भी है। तो हु जब स्वयं सब्जेक्ट है और एक वचन है तो वही अफर्मेटिव सेंटेंस वाला एक वचन का नियम याद रखिए। यहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम डज नहीं लगाते हैं, बल्कि सीधे सीधे हम वर्ब प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। और चूंकि मैं इस पर 2 मिनट तक फोकस कर चुका कि अंग्रेजी भाषा में हु
एक वचन होता है, कर्ता के स्थान पर हो एक वचन आया है, तो एक वचन के नियमानुसार यहाँ यस या ईयस हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं। बच्चों इसका ध्यान रखिए कि हु टीचेज, हु डज टीच मत रखिए, और हु टीचेज यू ऑब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि आप यहाँ देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखें। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसा लिख दें कि हु टीचेज इंग्लिश और यू बाद में रख दें तो गलत नहीं होगा जब इसके बीच में आप टू लगा देंगे। अगर टू नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु टीचेज इंग्लिश टू यू, अगर आप लिखें हु टीचेज इंग्लिश यू तब आपका वाक्य गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ये अगला नियम देखिए, आप कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द के साथ में, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वह इंट्रोगेटिव, बच्चों आप लोग ध्यान दो कि प्रश्नवाचक शब्द कभी कभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ में संज्ञा भी रहता है। जैसे वह कितना दूध पीता है, वह या कितने लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं। वह तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। और आगे देखिए, सीता किसकी किताब पढ़ती है। स्टूडेंट्स, इन चारों वाक्यों को आप ध्यान दीजिए। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कितना है, कितना के बाद दूध आया है, संज्ञा। प्रश्नवाचक शब्द कितने है, कितने के बाद लड़के आया है, बॉय, संज्ञा। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द किस है, किस के बाद कक्षा, संज्ञा। और यहाँ देखिए किसकी किताब, किसकी प्रश्नवाचक शब्द के बाद किताब, संज्ञा। यहाँ पर ये चारों कितना, कितने, किस, किसकी, ये चारों प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुए हैं। अंग्रेजी में इनका अनुवाद करते समय ध्यान रखिए, कितना की अंग्रेजी दो होती है, हाउ मच, हाउ मैनी। अगर कितना के बाद आने वाली संज्ञा, यह संज्ञा पदार्थवाचक है। पदार्थवाचक का मतलब है मटेरियल है जो नापा या तौला जा सके। तो मतलब
इसकी अंग्रेजी हाउ मच होगी। अगर कितना के बाद आने वाली संज्ञा संख्यावाचक है, नंबर ऑफ है, उनको गिना काउंटेबल अनकाउंटेबल इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कितना के बाद आने वाले संज्ञा अनकाउंटेबल है तो कितना के अंग्रेजी हाउ मच, कितना के बाद आने वाली संज्ञा अगर काउंटेबल है, गिनी जा सकती है, तो अंग्रेजी हाउ मेनी। याद रखिए कितना जो है वह परिमाणवाचक है, मात्रावाचक है, और कितने संख्यावाचक है। तो परिमाणवाचक कितना के अंग्रेजी हाउ मच और संख्यावाचक कितना के अंग्रेजी हाउ मेनी। तो यहाँ देखिए हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम जैसे कितना दूध तो हाउ मच मिल्क, मतलब हाउ में मच को अकेले नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से कितना दूध है वैसे अंग्रेजी में भी हम हाउ मच मिल्क लिखने के बाद कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करेंगे। वह करता है डज, अब कर्ता लगाएंगे डज ही ड्रिंक। कितने लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं तो यहाँ कितने लड़के हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज रीड इंग्लिश। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, विच क्लास, किस कक्षा, विच क्लास। यहां आप किस कक्षा, केवल किस माने विच नहीं लिखेंगे, किस कक्षा दोनों साथ में लिखेंगे, विच क्लास। तुम कर्ता के साथ डू लगता है, डू यू रीड। याद रहे अभी मैं की अंग्रेजी आपने नहीं लिखा है, इसको यहां लिख दें। इस इन को आप यहां विच के पहले भेद लिख सकते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड। अब सीता किसकी किताब पढ़ती है, सीता एक वचन है, लेकिन किसकी किताब। अब हुज माने किसका होता है, हुज के बाद बुक भी हम लिखेंगे तुरंत, हुज बुक। अब सीता एक वचन, डज सीता रीड। इन प्रश्नवाचक शब्दों पर आप ध्यान दें, बार बार एक बार समझ में ना आए तो कई बार हमने पूरी कोशिश किया है कि बात आपकी समझ में आ जाए। तो आप याद रखिए कि जैसे कितना दूध है तो हाउ मच मिल्क पूरा लिखेंगे, तब डू या डज का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। कितने लड़के तो हाउ मेनी बॉयज, यह स्वयं करता है इसलिए डू या डज नहीं लगाया गया। और देखिए तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, विच क्लास किस कक्षा, किसकी किताब, हुज बुक। ओके हाँ, तो बच्चों आइए एक और नियम रह गया है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। आप कभी कभी देखते हो कि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव भी रहता है, जैसे तुम अपना काम क्यों नहीं पूरा करते हो। ध्यान दीजिए, यहां देखिए तुम अपना काम क्यों नहीं पूरा करते हो। आप गौर कीजिए तो
यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी आया है और साथ में निगेटिव भी है, नहीं भी है। जब ये स्थिति हो तो हम क्या करते हैं, व्हाई प्रश्नवाचक शब्द तो पहले लगाते हैं, लेकिन इस व्हाई के बाद फिर कर्ता के अनुसार डू या डज लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, तुम करता है तो डू लगाएंगे, व्हाई डू। डू के बाद निगेटिव सेंटेंस के नियमानुसार आप डू के बाद जैसे डू नॉट डज नॉट लगाते थे ऐसा नहीं करेंगे, याद रहे। आप क्या करेंगे कि डू के बाद इंट्रोगेटिव के नियमानुसार सब्जेक्ट को आप रखेंगे और ये नॉट एडवर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब। व्हाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो हमेशा याद रखिए कि नॉट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट डू या डच के बाद नहीं लगाएंगे, बल्कि हम कर्ता के बाद और कुल मिलाकर मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया, सभी नियम पूरे हो गए। याद रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं। ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने पूरा कर दिया। जितने नियम बताया है उस नियम को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे। वीडियो आपके पास है, आपको एक बार ना समझ में आए दोबारा चला करके देख लें। अगर दोबारा नहीं समझ में आता है, कोई शिकायत है या कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी शिकायत लिखिए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और आप अपने से वाक्य नए नए वाक्य बना करके आप लोग उसका अनुवाद किया करें। आप अपनी किताब में से एक्सरसाइज जैसे बच्चों के पास एक्सीलेंट होता है या न्यू लाइफ जनरल इंग्लिश होती है, कहीं से भी आप एक्सरसाइज प्राप्त करके, चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोगों की इच्छा रहेगी कि एक्सरसाइज भी दे दें तो आप कमेंट में करिए, हम एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं। आपको केवल नियम बता रहे हैं। इसी नियम से आप लोग अपना अंग्रेजी सीखते रहिए, अनुवाद करते रहिए। जो वाक्य आप सुनिए, समझिए, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कीजिए, उसका अनुवाद करते रहिए। और इसी के साथ शुभ आशीर्वाद आप सभी बच्चों को। नमस्कार।